स्वागत है आप सभी का रीजनिंग मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए रीजनिंग का पीवाईक्यू सीरीज सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। ये सेट नंबर 2 जो है 28/12/2020 का शिफ्ट 2 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सीरीज से है आपका कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सीरीज है 8, 18, 32, 50। आगे पूछ रहा है क्या होगा, आपको ही बताना है। तो देखिए यहाँ जो है आपके पास 8 है, 18 है, 32 है, फिर 50 है और आगे क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो 8 में अगर आप 10 जोड़िएगा तो 18 होगा, 18 में 14 जोड़िएगा तो 32 होगा, 32 में 18 जोड़िएगा तो 50 होगा। फिर आगे क्या कह रहा है ये जोड़ने के लिए। तो देखिए 10 में अगर 4 जोड़िएगा तो 14, 14 में 4 जोड़िएगा तो 18, तो स्पष्ट है 18 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। मतलब हमको 50 में कितना जोड़ना है 22, तो 50 में अगर 22 जोड़ेंगे तो क्या होगा 72, 72। सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 वो है क्लासिफिकेशन से है आपका। कहता है सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ नंबर है 9, 729, 6, 216, 7, 27, 4, 64। तो देखिए तो ये 729 जो है ये पहला वाला जो 9 है, इस 9 का अगर हम क्यूब कर दें, 9 का क्या कर दें क्यूब अगर हम कर दें तो हमें 729 प्राप्त हो जाएगा। तो 9 का हम अगर क्यूब करते हैं तो 729 मिल जाता है। उसी तरह से 216 जो है 6 का अगर हम क्यूब कर दें, 6 का क्यूब, तो हमको 216 मिल जाएगा। उसी तरह से 64 जो है 4 का क्यूब अगर हम कर दें, 4 का क्यूब, तो 64 हमें मिल जाएगा। परंतु 27 जो है वो तो 3 का क्यूब होता है, यहाँ दिया क्या गया है 7। आंसर क्या हो गया सी, यही असंगत हो गया, सबसे क्या हो गया अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो एनालॉजी से है। क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। यहाँ कुत्ता का जो किसके काम आता है रखवाली के, तो घोड़ा आपके किस काम आता है ये बताना है। तो घोड़ा सवारी के काम आता है। किसके काम आता है सवारी के। तो आंसर हो गया इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो कोडिंग डिकोडिंग से है कि किसी विशेष कूट भाषा में एक्सेस को 1335191 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एक्सीलेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए एक्सेस में है ACCESS। तो ए का एक्चुअल कोड होता है 1, सी का एक्चुअल वैल्यू होता है 3, सी का एक्चुअल वैल्यू 3, ई का 5, एस का 19 और एस का क्या होता है 19। तो देखिए यही सब चीज़ 133 133 5 5 19 19 और फिर 19 और ये 19 है। तो आपसे पूछ रहा है एक्सीलेंस का कोड। तो देखिए एक्सीलेंस में है EXCELLENCE। तो देखिएगा ई का कोड क्या होगा 5, एक्स का 24, सी का 3, ई का 5, एल का 12। इतना तक जाकर के आप चेक करके पहले देख लीजिए। 5 के बाद 24, तो 5 के बाद 24 है, 5 के बाद यहाँ 33 है तो गलत हुआ। 5 के बाद 24 है, 5 के बाद यहाँ 23 है, ये भी गलत हुआ। उसके बाद 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 के बाद 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 5 के बाद 12, यहाँ तो 12 है पर यहाँ 12 नहीं है 14 है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया सी करेक्ट हो गया। अगर इसको वेरीफाइड करना चाहते हैं तो पूरा देख लीजिए। एल का फिर क्या होगा 12, ई का 5, एन का 14, सी का 3, ई का क्या हो जाएगा 5, जो यहाँ आपको अवेलेबल है। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के है। ए का अर्थ क्या है प्लस, एस का माइनस, एम का अर्थ है गुना, डी का डिवाइड, बी का अर्थ है ये साइन और एफ का है इस तरह का। तो निम्नलिखित समीकरण का हल कीजिए। तो यहाँ बी है, तो बी का अर्थ क्या है ये वाला सिंबल। तो इस बी के जगह आप ये वाला साइन, यहाँ है बी 700, ए 110, एस 19 90, एफ डी बी 9m 10s 10f। तो बी के लिए आप इस साइन का यूज कीजिए 700, लिख दीजिए 700। फिर ए का क्या अर्थ है, तो ए का अर्थ है भैया प्लस, लगा दीजिए प्लस।
फिर क्या है 110। फिर एस का क्या अर्थ है, एस का अर्थ देख लीजिए माइनस, एस का अर्थ क्या है माइनस, रख दीजिए। उसके बाद क्या है 90। फिर एफ के लिए क्या है ब्रैकेट क्लोज है। फिर आप देखिए डिवाइड का क्या अर्थ है, तो डिवाइड का डी का क्या अर्थ है, तो डी का अर्थ है डिवाइड, रख दीजिए डिवाइड। फिर है बी, तो बी के लिए फिर से ये वाला साइन। और क्या है 9, तो रख दीजिए 9। फिर एम, एम का कोड क्या है, एम का गुना है, एम का साइन है गुना, तो रख दीजिए गुना। फिर क्या है 10, 10 रख दीजिए 10। फिर क्या है एस, एस का अर्थ है माइनस, तो रख दीजिए माइनस। फिर क्या है 10 और एफ क्या है ब्रैकेट क्लोज। बात स्पष्ट है। चलिए तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 810 माइनस 90, तो ये आपका हो गया 720, नहीं हो गया 110 में से 90 घटाइए तो 20 हुआ, 720 डिवाइडेड बाय, यहाँ देख लीजिए 90 में से 10 घटाइए तो 80 हो गया, 0 से 0 कट गया, 8 9 72, तो डिवाइड क्या आंसर क्या आ गया 9, आंसर क्या आ गया 9। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज से है पर लेटर सीरीज से है। क्या कहा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपका है यहाँ Z, यहाँ है Y, यहाँ है X, यहाँ है W, यहाँ है V। हम देख रहे हैं सब क्या हो रहा है -1 -1 -1 -1 -1, तो V से क्या हो जाएगा U। चलिए अब A से हुआ आपका B, B से C, C से D, D से E, तो E से क्या हो जाएगा F, तो U F से स्टार्ट होता हुआ ऑप्शन C ही है। टिक मार के आप निकल सकते हैं कि आंसर क्या हो गया C। वैसे अगर वेरीफाइड कीजिएगा तो F से E आप देखिए -1, E से D -1, D से C -1, B से C से -1 B, अब B से क्या हो जाएगा A, तो U F है, C ही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये है कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है पर लेटर नंबर बेस्ड है, लेटर नंबर बेस्ड है क्वेश्चन। क्या कहता है अंबर, AMBER। पिछले सेट को डिस्कशन में अगर देखिएगा तो मैंने कहा होगा कि लेटर को अगर नंबर में कन्वर्ट किया जाए, वैल्यू अगर उसका छोटा हो जाए, वैल्यू क्या हो जाए छोटा हो जाए, तो इसके अंदर कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज हुआ होगा। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या कि जो ओरिजिनल वैल्यू रहे लेटर का उसको रखने का कोशिश कीजिए। तो 1 हुआ, M का क्या हुआ 13, B का क्या हुआ 2, E का क्या हुआ 5 और R का क्या हुआ 18। अब उसको पहले प्लस करके देखिए क्या होता है। तो प्लस अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं कि 13 1 14 2 16 16 5 16 5 21 21 28 क्या हो गया 39। अब 39 से आपको बनाना है 27। तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सोच के देखिए। तो आप देखिए क्या इस दोनों नंबर को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 और 9 को, 3 और 9 को, 3 नंबर क्या हो जाएगा 27, ये तो आ गया। उसी तरह से आपके पास ब्राउन है BROW और N, तो B का ओरिजिनल वैल्यू 2, R का 18, O का 15, W का 23, N का क्या होता है 14 14। इसको आप जोड़िए, तो आप जोड़ के देखते हैं क्या इसका वैल्यू दिया कितना गया है 14। 12 यहाँ देखिए 4 3 7 7 5 12 8 20 2 22 का 2 हासिल बचा 2 2 1 3 3 2 5 6 और 1 7। अब 72 को अगर हमको 14 बनाना हो तो इसी दोनों नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें 7 और 2 को, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। तो स्पष्ट है हमको सॉल्व किसको करना है ग्रीन को। तो चलिए ग्रीन को उठाइए GREEN, तो G का कोड क्या हो गया 7, R का 18, E का 5, E का 5, N का 14। इन सब को आपस में आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया 5 4 9 9 5 14 14 8 22 और 7 29 का 9 हासिल बचा 2 2 1 3 3 1 4। अब 49 को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 36। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। कहाँ है, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसा दूसरा पद पहले पद से है। देखिए टिड्डा क्या है, कीट पतंग है। तो लकड़बग्गा कैसा प्राणी है, तो लकड़बग्गा जो है स्तनपायी जानवर है। कैसा है, स्तनपायी जानवर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्लासिफिकेशन से है
कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित को बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है। अच्छा, वर्गीकृत करता है तो भाला है, कैटापुल्ट है, पिस्टल है, राइफल है ना। तो भाला जो होता है फेंक करके किसी चीज़ को मारा जाता है, पर ये सबको दूर से भी खड़ा रह करके आप फिर ट्रिगर दबा दीजिए तो आप मार सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? इसी तरह का आना चाहिए। तो आंसर हो गया ये सब भाला है ना, हथियार है। क्या है? हथियार है आपके। क्या है? किस वर्ग में आएगा? हथियार के वर्ग में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन का है, ब्लड रिलेशन से आपका क्या कहता है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। आई, जे, के, एल, एम और एन हॉकी खेल रहे हैं। आई और एम बहने हैं। आई और एम बहने हैं। तो ग्राफ बनाइए। आई और एम जो है वो क्या है? बहने हैं। बना दिया आपने ग्राफ। आई और एम जो है वो क्या है? बहने हैं। एन जो है एम का भाई है। एन जो हो गया वह किसका भाई है? एम का भाई है। कहता कि आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। आई का चाचा मतलब आई के पिता, पिता का भाई, चाचा का इकलौता पुत्र है। कौन? के। कौन है? के जो है आई के पिता का भाई, चाचा, चाचा का इकलौता पुत्र है। के जो आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। जे और एल के पिता, जे जो और एल जो है के पिता, मतलब ये के पिता के भाई, उसका भाई ये भी हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है। बात स्पष्ट है? ये भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। भाई के पुत्र हैं कौन? जे और एल। जे और एल। बात स्पष्ट है? अब आपसे पूछता क्या है, के एम से किस प्रकार संबंधित है। के जो है एम से, तो जहां से लगा रहे क्रिया वहीं से चलाइए। तो यह इसका बहन, बहन का पिता, पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा का भाई चचेरा भाई। तो ये हो गया इसका चचेरा भाई। तो हम देखते हैं चचेरा, चचेरी, मौसेरा, मौसरी, भाई या बहन। तो आंसर हो गया डी। करेक्ट आंसर कौन हो गया? डी। उम्मीद है समझ पाए होंगे। इधर दिख रहा है कि नहीं सबको? कोई समस्या तो नहीं हुई है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर में कहता है किसी विशेष कूट भाषा में महाराजा को, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ZNUNENWN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रैन ड्रॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो महाराजा है MAHARAJA, इसको लिखा गया है ZNUNENWN। देखिए m का वैल्यू 13 होता है, z का 26 होता है, तो प्लस 13 ऐड हुआ है। a का 1 होता है, n का 14, तो प्लस 13 ऐड हुआ है। h का 8 होता है, u का 21, तो प्लस 13 ऐड हुआ है। फिर n का, a का वैल्यू 1, n का 14, तो प्लस 13 ऐड हुआ है। अब यहाँ अगर 13 प्लस ऐड कीजिए तो 18, 13, 31 हो जाएगा। तो e का वैल्यू 6 भी होता है और एक्सटेंशन वैल्यू क्या होता है, सॉरी e का वैल्यू 5 भी होता है, एक्सटेंशन वैल्यू 31 भी होता है। एक्सटेंशन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो एक्चुअल वैल्यू 5 होता है उसमें 26 जोड़ दीजिए। तो 26 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 31। तो चलिए ए का 1 और एन का 14 है, तो प्लस 13, जे का 10, डब्ल्यू का 23, प्लस 13, ए का 1, एन का 14, तो प्लस 13। ये प्लस 13 पे है क्वेश्चन। क्या है? प्लस 13 पे फंक्शन कर रहा है। तो हमारा रेन ड्रॉप है RAINDROP, और पूछ रहा है इसका कोड क्या होगा। तो आर में 13 जोड़िएगा तो 18, 13 कितना हो जाएगा? 31। 31 कुछ होता नहीं है तो 26 घटा दीजिए, तो क्या बचा? 5। पांचवा लेटर क्या होता है? ई। अब ए में 13 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? एन। 14। 9 में अगर 13 जोड़िएगा तो 13 9 क्या होगा? 22 भी। 14 में अगर 13 जोड़िएगा तो 27, 27 क्या हो जाएगा? ए। तो ई एन भी ए। आप यहाँ से भी क्वेश्चन को खींच सकते हैं, आगे जाना होगा क्योंकि ई एन भी ए, ई एन भी ए, ई एन भी ए, 3 जगह है। फिर डी में 13 जोड़ेंगे तो 14, 4 4 होता है डी का वैल्यू, 13, 17, 17 क्या होता है? क्यू। तो आंसर होगा ई एन भी ए क्यू। 2 जगह है। फिर आगे चलिए 18 और 13 आपका निकल के क्या आ गया? 31 ई। फिर 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28, मतलब बी।
और 16 और 13 कितना हो गया 29, अर्थात सी। तो हमारा हो गया ENVA, सॉरी ये ENVA नहीं है, ENVA QEBC, QEBC, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए, 11th नंबर। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। कहता है एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। तो केंद्र की ओर 6 दोस्त बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर दीजिए पहले। कहता है मोहन रोहित के सामने बैठा है। तो रोहित के सामने कौन बैठा है? मोहन। तो रोहित यहाँ बैठा दीजिए, उसके सामने बैठा है मोहन, रख दीजिए यहाँ मोहन। चलिए आगे बढ़िए। कहता है जो, तो जो का हम लोग अर्थ समझे हैं क्या? सब्जेक्ट टू रोहित। तो रोहित राम और मोहित के बीच में है। तो रोहित तो यहाँ है, राम और मोहित के बीच में है। ये जो रोहित है राम और मोहित के बीच में। तो राम यहाँ तो मोहित यहाँ, या आप कह सकते हैं कि सर मोहित यहाँ तो राम यहाँ, मतलब 2 ग्राफ पॉसिबल हो सकता है इसका। स्पष्ट है कि नहीं? इसका कितना ग्राफ पॉसिबल हो सकता है? 2, कि रोहित यहाँ, अब राम यहाँ, तो मोहित यहाँ। सहमत है सभी बच्चे? चलिए यहाँ हमारा कौन है? मोहन है। आगे बढ़ के देखते हैं क्या कहता है। कहता है मोहित श्याम के सामने बैठा है। मोहित जो है श्याम के सामने, अर्थात श्याम यहाँ होगा। अब मोहित जो है किसके सामने? श्याम के सामने, तो श्याम यहाँ होगा। अब छुटा कौन व्यक्ति? तो देखिए कहता है सामने बैठा है, तो रोहन के सामने कौन है? तो बचा हुआ रोहिन ही है, इसमें रोहन तो कहीं है नहीं, तो रख दीजिए यहाँ। तो रोहन के सामने यहाँ से देखते हैं तो क्या है? राम है। और यहाँ कौन बचा हुआ है? यहाँ भी रोहन ही बचा हुआ था, यहाँ रोहन होगा। तो रोहन के सामने अगर देखते हैं तो क्या है? राम है। दोनों जगह आंसर क्या आ रहा है? राम। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी आपका उत्तर हो गया। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका ब्लड रिलेशन से है। शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई है। अभी का नाती या पोता करण है। रश्मि करण की माँ है। सौर्य आंचल का पुत्र है। सौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाइए। शांति की बेटी, तो यहां रखिए शांति, और शांति की बेटी चांदनी, कौन है? चांदनी। तो ये हो गई चांदनी की शादी अभी से हुई है। इसकी शादी किससे हुई है? अभी से, तो यहाँ अभी रख दीजिए। इसका मतलब अभी इसका पति है। चलिए आंचल की शादी शांति के नाती, शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई है। शांति का नाती या पोता अगर बनाना होगा तो चांदनी का जो बच्चे होगा वही होगा। तो आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई है, मतलब ये है सैंडी। ये कौन है? सैंडी। अब सैंडी की शादी किससे हुई है? आंचल से हुई है। किससे हुई है? आंचल से। चलिए ग्राफ बना दिए। अभी का नाती या पोता करण है। अभी का नाती या पोता क्या है? करण है। तो सैंडी का भी बच्चा हो सकता है, और दूसरे का भी, उसका दूसरा कोई और बच्चा हो तो उसका भी हो सकता है। रश्मि करण की माँ है। सौर्य आंचल का पुत्र है। सौर्य जो है किसका पुत्र है? आंचल का। तो यहाँ रख दीजिए आप सौर्य। क्या बात समझ पा रहे हैं? अभी का नाती या पोता क्या है? करण है। इसका मतलब हुआ वो सैंडी का भी बच्चा हो सकता है। अभी का नाती या पोता क्या है? करण है। तो करण है, परंतु यहाँ कहता क्या है? रश्मि करण की माँ है। तो करण की माँ तो यहाँ ये आंचल है, ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब जो ग्राफ हम बनाए हैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा। तो क्या होगा? तो स्पष्ट है, यहाँ जो है इसका है ना अभी का, ये जो अभी है इसको आप इस तरफ ग्राफ कर लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरफ खींच के यहाँ चांदनी है, और यहाँ मान लीजिए आप अभी रहा होगा। ठीक है, ग्राफ समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं। अभी का नाती या पोता करण है, तो अभी का कोई एक और बच्चा है, वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। और अभी का नाती या पोता कौन है? करण है। हो गया। अब कहता क्या है? रश्मि करण की माँ है, तो स्पष्ट है ये महिला होगी। रश्मि क्या है? करण की माँ है। तो यहाँ पर आपको अब किसको बैठाना है? रश्मि को। किसको बैठाना है?
रश्मि को, तो आपका ये ग्राफ बन गया। इसका मतलब ये भाई बहन के रिलेशन में है, ये बराबर पर चल रहा है। सौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है? अब सौर्य जो है करण से, तो मैंने क्या बताया बोला इसमें, जहां से लगा रहे क्रिया वहीं से चालू कीजिए। तो करण से सौर्य तक जाइए, तो इसकी माँ, माँ का भाई मामा, और मामा का लड़का क्या होगा? ममेरा भाई। इसका मतलब हो गया ममेरा भाई या बहन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? देख लीजिए ग्राफ को फिर से आप। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये आपका पजल से क्वेश्चन है कि सरायु, पिंकी, तनीषा, ममता 4 दोस्त हैं, 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं। मतलब 2 व्यक्ति जो हैं वो जे कॉलेज में पढ़ते हैं। एक्स और ए कॉलेज में प्रत्येक एक एक पढ़ता है। तो एक्स में कोई एक ही बच्चे पढ़ते हैं, एक्स में कोई एक ही बच्चे पढ़ते हैं, और ए में भी कोई एक ही बच्चा पढ़ता है। प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक सभी विषय में अच्छा है। एक क्या है? सभी विषय में अच्छा है। कहता है विषय जो है अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर हैं। जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में है। जबकि तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही है, पिंकी गणित में अच्छी है, सरयू विज्ञान में अच्छा नहीं है। ज्ञात कीजिए कि सभी विषयों में कौन अच्छा है। सभी विषयों में कौन अच्छा है? तो देखिए इसको अगर बनाने बैठे ग्राफ को तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो क्या कीजिए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। तो क्या कर सकते हैं आप? कहता है सरयू विज्ञान में अच्छा नहीं है। इसका मतलब अगर किसी एक विषय में अच्छा नहीं है तो बाकी पूरा सब्जेक्ट में इसका मतलब ये अच्छा नहीं है। तो सरयू ऑप्शन से खट गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है सभी विषयों में कौन अच्छा है। पिंकी गणित में अच्छी है, पिंकी गणित में अच्छी है, बाकी विषय में कैसी है तो स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ऑप्शन से हट गया। फिर क्या कहता है आपका? कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में, जबकि तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही है। मतलब जे कॉलेज में पढ़ने वाला में से एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में अच्छा है। तो जे कॉलेज में 2 गो पढ़ता है, तो एक जो है गणित में अच्छा है और दूसरा जो व्यक्ति होगा सभी विषयों में अच्छा होगा, है ना। जबकि तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही है, तनीषा तो जे में नहीं पढ़ रही है। इसका मतलब तनीषा जो है इसमें नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ममता। आंसर क्या हो जाएगा? ममता, जो सभी विषयों में क्या होगी? अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए आपका फिर से नंबर सीरीज से है। यहाँ क्या है? 19, 29, 59, 79, है ना। अगर आप देखिए सीरीज को तो देखते हैं क्या है, यहाँ 10 बढ़ा, फिर यहाँ क्या देखते हैं 30, फिर यहाँ क्या देखते हैं 20। तो ये देखते हैं फ्लक्चुएशन हो रहा है, पहले 10 हुआ, फिर अगर 20 होता तब 30 होता तो चलता ये, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और गौर से हम देखते हैं क्या कि सबके लास्ट में 9, 9, 9 और 9 जरूर है। ऑप्शन में भी सभी के लास्ट में क्या है? 9, 9, 9, 9 लगा हुआ है। इसका मतलब एग्जामिनर कुछ हिंट दे रहा है। अब उसी हिंट को हमको समझने की आवश्यकता है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर को अगर गौर से देखिए तो 19 आपको लग रहा है कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और उसका जो अगला अभाज्य संख्या जिसके यूनिट डिजिट पे 9 हो वो 29 है। फिर उससे आगे का जो अभाज्य संख्या वो 59 है जिसपे 9 होता है यूनिट डिजिट पे। उसका अगला अभाज्य संख्या जो है 79 जिसके यूनिट डिजिट पे क्या होता है? 9। उसी तरह से अगर आप आगे बढ़िए तो इसके आगे होता है अभाज्य संख्या 81, फिर होता है 83, और आगे अगर चलते हैं तो 89। ये भी प्राइम नंबर है। हमको क्या खोजना है? यूनिट डिजिट पे 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 89। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है आपको कहता है स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष दिए कथनों से प्राप्त किया जा सकता है? कथन और निष्कर्ष पर सवाल है कि परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। छात्रों को क्या देना पड़ता है? जुर्माना देना पड़ता है। तो यदि दंडित किया जाता है तो छात्र समय सीमा पर पालन करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। निष्कर्ष में कई छात्र समय सीमा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं और अब अक्सर तो कर ही देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए होने वाला जुर्माना राजस्व का बड़ा स्रोत है? नहीं, राजस्व के स्रोत के लिए बच्चे का शोषण नहीं किया जाएगा। तो सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। हाँ, ये जरूर सोच करके ये काम किया जा सकता है। बात स्पष्ट है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है
17 नंबर, ये विषम का चयन करना है आपको, क्लासिफिकेशन से है, दिए गए खेलों में से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का चयन करें। डिस्क थ्रो, शॉट पुट, हैमर थ्रो और गोल्फ। तो स्पष्ट इसमें अलग कौन है? गोल्फ। करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी आपका। करेक्ट आंसर कौन हो गया? डी। चलिए अगला, फिर से स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन है कि दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कहता है लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। आपको इसका निष्कर्ष निकालना है। तो कॉलेज में शिक्षण के लिए नेट एक वांछनीय योग्यता है। तो यहाँ है आवेदन करने के लिए, है ना, शिक्षण के लिए यहाँ कह रहा है, पढ़ने के लिए। तो ये तो कोई तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं हुआ। नेट लोगों को बेहतर शिक्षक बनने में मदद करता है। तो लोगों को नहीं, जो शिक्षक बनेगा उसी को ना मदद करेगा, सभी को तो नहीं करेगा। ये भी नहीं हुआ। नेट पढ़ाने में लाभ पहुंचाता है। तो नेट पढ़ाने में लाभ पहुंचाता है कि नहीं, है ना, ये इसके अंदर चर्चा नहीं है। तो आगे है केवल नेट पास करने वाले ही कॉलेज में शिक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। हाँ, यहाँ आवेदन करने की बात की गई है ना, तो उसके लिए अर्हता प्राप्त करना, योग्यता क्या चीज में रखेगा, उसकी आवश्यकता है। स्पष्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये आपका फिगर सीरीज से क्वेश्चन है। विकल्पों में से आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगा। आप इसको अगर बैक गियर से चलिए इस तरफ से, दाएं से बाएं की तरफ, तो यहाँ देखते हैं पंचभुज है और उसमें 4 इस तरह से एरो बने हुए हैं। 4 एरो हैं, है ना, इस तरह से 4 बने हुए हैं। तो स्पष्ट है। उसके बाद यहाँ पर पंचभुज से अगर 6 भुज हो जाए तो यहाँ पे कितना है तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ अगर हम अष्टभुज बना दें, 1 2 3 4 5 6, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहा है। अब 4 से यहाँ कितना कर दें, 5, तो ये 6, तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, पैटर्न पूरा हो रहा है। 1 2 3 4 और 5। ऐसा हम देखते हैं ए में भी है और सी में भी आपका है। तो आप आंसर कीजिए ए, जो पहले आए उसे आंसर करके निकल जाइए। बात समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उस वेने आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका वेन डायग्राम से है। तो देखिए संचार साधन टेलीफोन और पत्र है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या कि टेलीफोन और पत्र दोनों किसका साधन है? संचार साधन है दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ है। ये आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन है। सीता फतेहपुर एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए, है ना, अंधेरी ए में अपने घर से एक ऑटो लेती है। तो चलिए ग्राफ बनाना चालू कीजिए। अंधेरी ए में, यहाँ मान लीजिए अंधेरी ए है, ऑटो लेती है, सीधे कॉलेज जाने वाली सीधी सड़क पर जाने के बजाय यहाँ जहाँ कोई मोड़ नहीं था, ऑटो चालक 10 किलोमीटर बाद मुड़ता है, मतलब 10 किलोमीटर उसको ले चला गया वो, और बांद्रा बी चौराहा पर पहुंचा दिया, बी पर पहुंचा दिया। कितना किलोमीटर ले जाके? 10 किलोमीटर। चौराहा से दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो क्या किया, दाहिने मुड़ गया और कितना चला? 8 किलोमीटर चला, है ना। के बाद कोलाबा टी बिंदु सी से बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से क्या किया, वो बाएं मुड़ गया और सी से बाएं मुड़ता है। फिर 12 किलोमीटर के बाद 12 किलोमीटर यहाँ से चल दिया वो, डलहौजी बिल्डिंग डी से, अब यहाँ डी से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, डी से बाएं मुड़ के कितना? 8, तो इसके ठीक सामने आ जाएगा। एलिफिंटन बिंदु ई पर दाएं मुड़ता है। यहाँ से फिर ई पर वो क्या करता है? दाएं, ऊपर जाएगा। दाएं कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद फतेहपुर एफ पर पहुंच जाता है। और 4 किलोमीटर यहाँ से दूरी करके कहाँ पहुंच जाता है? एफ पर पहुंच जाता है ये, ठीक है। तो कहता है सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु, अच्छा, और गंतव्य के बीच कितने कम दूरी तय की होती। आप समझिएगा इस क्वेश्चन।
अगर सीता यहाँ से मुड़ी नहीं होती या डायरेक्ट सीधा यहाँ से यहाँ चली होती तो कितना ट्रैवल करती हूँ? तो हम देख सकते हैं ए और ई तक जाने के लिए वो 10 यहाँ से लेती, यहाँ से यहाँ तक 10, चलिए फिर यहाँ से यहाँ वो क्या हो गई 12, तो ये भी यूनिट क्या हो जाएगा 12, तो 12 हो गया। और यहाँ से यहाँ कितना जाता 4, तो ये हमारा 26 आया। और अगर ये मुड़ के इस तरह से जा रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ टोटल? तो टोटल हुआ 10, 8, यहाँ से 10 फिर 8 फिर 12 फिर आपका क्या हो गया, ये 8 था, 8 अब फिर क्या हुआ 4, तो ये टोटल हो गया 12 8 20 10 30, अब 12 42 42। अब कहता है कि बीच कम दूरी कितनी होती और गंतव्य के बीच, शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच कम दूरी कितना होता है ये बताना है आपको, मतलब इस दोनों का डिफरेंस कितना होता। तो 42 में से 26 को घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए 26 को घटा दीजिए, तो 42 से 26 घटाते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 16, आंसर हो गया 16 किलोमीटर। समझ पाए? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इस अर्थ को आपको समझने की जरूरत है, शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच कम दूरी तय की होती है, वो बताना है कितना कम दूरी तय किया होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आपका सिलोगिज्म से क्वेश्चन है। क्या कहता है कि दिए कथनों और निष्कर्षों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य ज्ञान तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों। बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन करते हैं। कथन जो है आपके पास वो क्या दिया गया है, चलिए ग्राफ बनाइए। कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, तो कोई भी पायलट जो है वो नौसिखिया नहीं है, तो इसको नौसिखिया नहीं है, काट हटा दीजिए, नौसिखिया नहीं है, नौसिखिया नहीं है। आगे कुछ नौसिखिया खिलाड़ी हैं, तो कुछ नौसिखिया क्या हो गए, खिलाड़ी हो गए। चलिए कहता है कथनों का पालन करते हैं, पालन करते हैं खोजना है। कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पायलट और खिलाड़ी में क्या बनेगा, कंप्लीमेंट्री पेयर, आइदर और, है ना। और यहाँ कहता है कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है, गलत हुआ। कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, यहाँ कुछ नौसिखिया तो खिलाड़ी है, वो नेगेटिव कर रहा है, तो ये भी गलत हुआ। कुछ पायलट खिलाड़ी हैं, कुछ पायलट खिलाड़ी हैं, तो इसमें तो आइदर और बनता, तो पायलट और खिलाड़ी यहाँ भी है और यहाँ भी है। और अगर यहाँ कुछ लगा हुआ, यहाँ कोई नहीं लगा रहता, तब आइदर और होता। ये हमको सही सही खोजना है, तो ये भी गलत है। कुछ खिलाड़ी पायलट हैं, तो कुछ खिलाड़ी पायलट हैं, तो कुछ पायलट खिलाड़ी कुछ खिलाड़ी पायलट, दोनों तो बात सेम ही है, तो ये भी क्या हो गया गलत। इसका मतलब इसमें कोई पालन करता ही नहीं है। अगर इसका आंसर दिया जाता तो क्या बनाया जाता, इसी को इसको लिखना चाहिए था, है ना। क्या लिखना चाहिए था, इसी लाइन को इसको ऐसे लिख सकता था, कुछ खिलाड़ी, ये मिस हुआ है, पायलट नहीं है, तब सही हो जाता है ये। कुछ खिलाड़ी पायलट नहीं है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा इसको आप। नेक्स्ट अगले पर आते हैं। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो दिए गए अवयव में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसको तो हम बार बार बताए होंगे कि क्वेश्चन मार्क के पैरेलल में देखिए क्या है, तो ये नंबर है। अब कोशिश कीजिए कि बाकी नंबरों से ये कैसे आया होगा, तो इस दोनों को देखिए आसानी से दिख ही रहा है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 4 कितना हो गया 12, और ये नीचे वाला नंबर को घटा दीजिए तो 12 - 2 कितना हो गया 10, आ तो गया ये। उसी तरह इस दोनों नंबर को जोड़िए तो 10 6 कितना हो गया 16, और ये नीचे वाला नंबर 4 घटा दीजिए तो क्या हो गया 12। फिर इसी तरह से 12 और 8 को जोड़ दीजिए तो 12 8 कितना हो गया 20, और नीचे वाला नंबर जो है उसको 6 को घटा दीजिए तो हो गया 14। तो इस दोनों को आप जोड़िए तो 14 और 10 हो गया कितना 24, और नीचे वाला घटा दीजिए 8 तो कितना हो गया 16। करेक्ट आंसर डी। क्या समझ पाए, तो दिक्कत किन्हीं को, आसान था ये। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है दर्पण मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि ए है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, बी @C # $D %E%। इसको दर्पण के सामने अगर रखिएगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ है, तो दर्पण का रूल क्या कहता है कि जो लेफ्ट में है वो राइट में शिफ्ट होगा, राइट वाला लेफ्ट में, तो परसेंटेज का साइन सबसे पहले यूज होगा यहाँ, तो इस तरह से परसेंटेज बनेगा। बोलिए बात सहमत है कि नहीं। तो परसेंटेज तो शुरुआत में अगर लगता है तो एक यहीं पर है बी में ही, तो करेक्ट आंसर आप बी मार के निकल सकते हैं। परसेंटेज के बाद $E सही है, हैश सही है, C @B ! A एकदम करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये भी आपका मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है। दर्पण छवि क्या होगा? तो इसको वही चीज़ है कि y पहले आएगा, तो y ऐसे बनेगा, तो y यहाँ, ये तो गया c, y के बाद क्या होगा r, ये इस तरह से होगा, r यहाँ भी, r यहाँ भी, r यहाँ भी है, फिर क्या होगा r के बाद l, l इस तरह का होगा, l यहाँ भी, l यहाँ भी है, l यहाँ नहीं है तो d गया, l के बाद क्या होगा a, तो a ऐसे ही रह जाएगा, l के बाद a यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर, वो फिगर सीरीज से आपका है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है श्रृंखला में, है ना। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ये जो डायग्राम इस तरह का बना हुआ है, ये डायग्राम का आप देखिए तो वाटर इमेज फॉर्म कर गया है। अगर ये डायग्राम यहाँ है तो स्पष्ट है इसका हम क्या करेंगे, मिरर इमेज फॉर्म, तो इस पार्ट में आएगा, ये लेफ्ट में है तो राइट में होगा, ये हो सकता है, नहीं तो ये वाला पार्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा ये और ये तो खत्म हुआ कहानी से। अब ये सर्कल के अंदर है, यहाँ भी सर्कल है, पर यहाँ क्या है, स्क्वायर बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा स्क्वायर के अंदर, और ये क्या है सर्कल के अंदर ही डायग्राम है, तो ई भी गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, डी फॉर दरभंगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये सेशन का लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच करें। आज का सेशन यहीं के लिए, गुड नाइट।